गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। तो गाइज देखिए, हमने पॉलिटी के सेशन में सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, के संविधान और राज व्यवस्था में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ स्टेट, कि स्टेट या राज्य किसको कहते हैं, कि जिसका एक डेफिनेट एरिया होगा और उस डेफिनेट एरिया में निवास करने के लिए पॉपुलेशन होनी चाहिए और जनसंख्या पर राज करने के लिए गवर्नमेंट, और वो जो गवर्नमेंट हो वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, वो सोवरेनिटी गवर्नमेंट। अब सोवरेनिटी यानी कि संप्रभु सरकार किसको कहते हैं? सर एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने देश के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पर डिसीजन लेने में कैसी हो, फ्रीडम हो। फिर हमने बात किया था गवर्नमेंट के रेफरेंस में कि सर गवर्नमेंट क्या है, कि सर गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मानव के विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करता है। ये सब हमने देखा था, जिसके प्राथमिक जो पिलर हैं वो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। चौथा पिलर था सरकार का मीडिया यानी कि पत्रकारिता। ठीक है बच्चों, ये हमने बेसिक फंडामेंटल चीज़ें सीखी थी। उसके बाद में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। जिन बच्चों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियोज़ देखेंगे, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले, देखिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा था। आज यहाँ से शुरुआत करेंगे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास की। चलिए बच्चे, तो बात करेंगे डायरेक्टली सेशन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक इतिहास। अब यहां से गाइस हम बात करने वाले हैं कि भारत का संवैधानिक इतिहास से। देखिए बच्चों, आज हमारी जो नई यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि भारत का संवैधानिक इतिहास। अब इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो संविधान है इसकी शुरुआत कब से हुई। आज हमारे देश का जो पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई है, या फिर हम ना उसके इतिहास की बात करने वाले हैं कि कब से हमारे देश के संविधान का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए गाइस, तो हम बात करने वाले किसके रेफरेंस में बच्चों, कि भारत का जो संविधान है इसका विकास, भारतीय संविधान का विकास। अब यहीं से देखिए मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करने वाला हूं बच्चों। यहां से तो पॉइंट हमारा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक इतिहास। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो संविधान है इसकी शुरुआत कब से हुई है, उसका जो डेवलपमेंट, जो विकास हुआ है वो कब से माना जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अगर आप विकास की बात करेंगे तो बच्चों भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वो कब से हुआ, तो वो हुआ बच्चों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से। यानी कि आपने सुना होगा बच्चों, एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजों वाली जो कंपनी थी। आपने ये भी पता होगा बच्चों कि अंग्रेजों ने भारत पे 200 से भी ज़्यादा सालों तक शासन किया है। बात समझ में आ गई यहाँ से? तो वो जो कंपनी थी उनकी, तो उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कंपनी जब से इंडिया में आई थी उसी के साथ साथ क्या होता है, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई। तो ये प्रश्न यदि अगर आपसे पूछा था कि भारतीय संवैधानिक विकास की शुरुआत कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से वो भी कहाँ पे, भारत में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था बच्चों 1608 ईस्वी में। और किसके टाइम की बात है ये, मुगल सम्राट जहांगीर के समय की बात है। यानी कि आपने यहां से कितनी चीजें सीख ली सर, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कब से मानेंगे, जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई है, 1608 में। और उस समय भारत का सम्राट कौन था, जहांगीर था। सबने पढ़ा होगा बच्चों मुगल सम्राट, जो 1605 में भारत का सम्राट बना था और कब तक रहा था, 1627 तक। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ही क्या मानी जा सकती है बच्चों, भारत के संवैधानिक
इतिहास की शुरुआत। या तो ऑप्शन में इस तरह से मिल सकता है, अगर ये ना मिलेगा तो अब हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक, तो चलिए उस तक भी हम पहुंचेंगे। तो अभी हम बात करें कि भारतीय संविधान का जो विकास है वो कब से हुआ बच्चों। जनरली हमें पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से। अब मेरा प्रश्न यहां से ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। कोई हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता हो कि बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी होगी बच्चों। चलिए आज ईस्ट इंडिया कंपनी के थोड़े से इतिहास के बारे में जानते हैं। अब ये जो कंपनी है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये कंपनी कहां पर आई थी, भारत में। जैसा भी आपको मैंने यहां पर बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में, आगमन का मतलब जब ये कंपनी वाले भारत में आए थे। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, लेकिन कहां से आई थी ये सवाल है। तो कई बार आपने बच्चे सुना होगा इसे कि ये कंपनी वाली कहां से आए थे, इंग्लैंड से। यूके नाम सुना होगा, ब्रिटेन नाम सुना होगा, या फिर ग्रेट ब्रिटेन नाम सुना होगा। ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, राइट। चलिए आज एक काम कर रहा हूं, चलिए पहले मैं ये बताता हूं बच्चे आपको कि इंग्लैंड या आपका यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन, इनको कहा क्यों जाता है सबको। ठीक, इन सब में एक्चुअली में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। चलिए पहले मैं उसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपको ये पता ना बच्चे, पूरी दुनिया को 7 कॉन्टिनेंट में, महाद्वीपों में बांटा गया है। उदाहरण के तौर पे ये मान लेंगे हमने बनाया है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। बच्चे कौन सा महाद्वीप की बात कर रहा हूं मैं, यूरोप महाद्वीप से। ठीक है, अब यहां से आपने ये सीखना सर, यूरोप महाद्वीप में यहां पर एक देश है, ठीक है गाइस, और इस देश का नाम है इंग्लैंड। तो यहां पर क्या है, एक देश है जिसका क्या नाम है, इंग्लैंड है। बच्चों एक देश है यहां पर जिसका नाम है स्कॉटलैंड। ठीक, एक देश बच्चों यहां पर है, इस देश का नाम है वेल्स। एक देश यहां पर है और एक बड़ा देश यहां पर है। चलिए इस चीज को कैसे समझेंगे। अब आपने क्या देख रहे हैं यहां पे, ऐसे जान लो सर हम बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की। ठीक है बच्चों, एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप है जिसका क्या नाम है, यूरोप महाद्वीप है। उसके बाद में सर यूरोप महाद्वीप में कुछ देशों के बारे में मैंने यहां पर जिक्र किया। जैसे कि एक कंट्री बच्चों ये, इसका नाम है आयरलैंड। ये क्या है, रिपब्लिक आयरलैंड। एक देश ये है इसके बराबर में, ये है बच्चों नॉर्थर्न आयरलैंड। चलिए फिलहाल कहानी यहां से शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट में मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, इंग्लैंड। अगर बच्चे आप इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड का मतलब होता है जर्नली ओनली इंग्लैंड। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि इंग्लैंड का, तो मतलब इंग्लैंड केवल सिर्फ इंग्लैंड, इस वाले इंग्लैंड की बात हो रही होती है जिसकी राजधानी क्या है, कैपिटल लंदन। ठीक, यानी कि अगर आप ये बात करते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का मतलब क्या है, केवल सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है बच्चों, केवल और केवल इंग्लैंड की बात होती है जिसकी राजधानी लंदन है। यदि अगर आप बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का क्या मतलब है बच्चे, ब्रिटेन का मतलब होता है इंग्लैंड प्लस वेल्स। यानी कि इंग्लैंड और वेल्स दोनों को मिलाकर कहा जाता है ब्रिटेन। इन दोनों को अगर मैं एक साथ में जोड़ दूं
तब हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रिटेन बन जाएगा। अगर आप ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन का मतलब क्या होगा, इंग्लैंड प्लस वेल्स दोनों का मतलब, दोनों को मिलाकर बनता है ब्रिटेन। समझ में आ गया यहाँ से। उसी प्रकार से यदि बच्चे अगर आप बात करते हैं किसके रेफरेंस में, मान लीजिए ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में एक्चुअली क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। तो बच्चे ग्रेट ब्रिटेन में आता है आपका एक तो इंग्लैंड, एक ग्रेट ब्रिटेन में आता है आपका वेल्स, और एक आता है बच्चों स्कॉटलैंड। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन किस किस को कहा जाता है मिलाकर, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर ही कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि अब मैं क्या काम कर रहा हूं बच्चे, इन तीनों को यदि जोड़ दूं तो क्या बन जा रहा है हमारा, ग्रेट ब्रिटेन। अब एक लफ्ज, एक टर्म हम यूज करते हैं यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। कई दफा आपने ये नाम सुना होगा यूके या यूनाइटेड किंगडम, ये भी इन्हीं को कहा जाता है। तो बच्चे यूके का मतलब क्या है यहाँ पे, तो बच्चे यूके का यहाँ पे जो मतलब है आपका, तो इसमें आता है आपका इंग्लैंड, इसमें आएगा आपका वेल्स, इसमें आएगा स्कॉटलैंड, और इसमें आएगा आपका बच्चे नॉर्थन आयरलैंड। यानी कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आपका देखिए नॉर्थन आयरलैंड, इन चारों को मिलाकर 1, 2, 3 एंड 4, ये इन चारों को यदि आप जोड़ दें तो बच्चे ये जो क्षेत्र बनेगा इसी को कहा जाएगा क्या, यूके। क्या ये बात समझ में आ गई यहां से। यानी कि इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन, इन चारों का डिफरेंस आपको समझ में आया। सर इंग्लैंड का मतलब केवल इंग्लैंड की बात करते हैं, यदि आप यूके की बात करते हैं तो सर यूके में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस क्या आता है आपका नॉर्थन आयरलैंड, इसको हिंदी में कहेंगे उत्तरी आयरलैंड। ठीक, ये अपना अलग है। आयरलैंड क्या है, ये अपना, इसकी कैपिटल क्या है, डबलिन। ठीक है बच्चे, अब आपने क्या सीख लिया, सर कौन से पे आता है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का मतलब होता है इंग्लैंड प्लस वेल्स, और ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या होता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस। ठीक, चलिए जितने भी बच्चे यूपीएससी से रिलेटेड अगर जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनके लिए यहां से एक छोटा सा टास्क आपको समझा रहा हूं, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो आज से बता सकते हैं ना आराम से इजीली कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंडिया में कहां से आई थी, ब्रिटेन से आई थी। अब आप ब्रिटेन कहेंगे, इंग्लैंड कहेंगे, ये सब चीजें आपको पता रहेंगी कि किसके बारे में क्या क्या बात चल रही है। ठीक है बच्चों, टास्क कुछ नहीं है बच्चे, नॉर्मल चीजें ये हैं। हम आज भी यूके जो यूज करते हैं, तो यूके किन के लिए यूज करते हैं, जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि सर यूके में एक तो स्कॉटलैंड आ रहा है, इसमें इंग्लैंड है, इसी में आपका आता है वेल्स, और इसमें एक कंट्री और आता है बच्चों, वो है हमारा नॉर्थन आयरलैंड। ये चारों आते हैं। अब देखना ये है कि इन सब में सिमिलरिटीज क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। यानी कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं बच्चे वो नॉर्मल जान लो, यूके यानी कि अभी मैं आपको समझाया यूके क्या है। यूके में 4 कंट्री हैं, तो इन चारों कंट्री में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सेम हैं, यानी कि क्या है मतलब चारों का एक साथ में होना, या इनमें कुछ अलग चीजें क्या हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1, तो सिमिलरिटीज का मतलब समान चीजें, और एक क्या बात करेंगे हम, डिफरेंसेस। यानी कि इनमें अंतर क्या है और समानता। ये आपको केवल मेंस से रिलेटेड चीजें हैं, या फिर कई दफा क्या होता है फैक्चुअल में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रश्न का लेवल बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे बच्चे पासपोर्ट। अगर हम पासपोर्ट सभी जानते हैं, जैसा यानी कि आपको आप जिस भी देश के नागरिक होंगे, अगर कोई पूछे ना कि नागरिक की सही परिभाषा डेफिनेशन क्या है, तो आप उसको सीधे से लफ्जों में ये बोलना कि जिस व्यक्ति के पास में जिस देश का पासपोर्ट होगा वो बंदा उस देश का नागरिक होगा। यदि अगर आपके पास में भारत का पासपोर्ट है तो आप भारत के नागरिक हैं।
अब कोई पूछे सर जिसने बनवाया ही नहीं, तो कहीं का नहीं, वो कहीं का नहीं रहा, छोड़ दो उसे। चलिए, तो अभी समझ में आया यहां से। एक बात ये समझ में आ गई कि सर जो पासपोर्ट है, तो इन चारों कंट्री का, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्थर्न आयरलैंड, इन सबका जो पासपोर्ट होता है उस पर लिखा होता है ब्रिटिश सिटीजन। समझ में आया यहां से? यानी कि इन चारों देशों के लिए एक ही पासपोर्ट इशू होता है, किसके नाम से? ब्रिटिश सिटीजन के नाम से। क्लियर आया यहां से? पहली चीज। सेकंड चीज पे यदि हम बात करें और क्या सिमिलरिटीज है, चलिए मोनार्क पे बात करते हैं, यानी कि सम्राट या राजा समझ लो। तो वो सबके लिए क्या है? सेम है। इन चारों का जो सम्राट है वो क्या है? एक है। और वर्तमान में कौन है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय। ठीक है गाइस, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। चलिए गाइस, अब आपको ये समझ में आएगा कि इन सबके जो लिए जो सम्राट है वो भी कौन है? एक ही है। वो इन सब पे फुल, मतलब अगर आपसे पूछे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या आपका वेल्स या नॉर्थर्न आयरलैंड, इन सब की सम्राट एक ही है। कौन? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। कब बनी थी ये? 6 फरवरी और 1952 से लेकर वर्तमान में। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं और क्या सिमिलरिटीज हैं। नेशनल एंथम, अब बच्चों नेशनल एंथम क्या होता है? राष्ट्रीय गीत। ठीक, तो इन सब का क्या है? सेम। नेशनल एंथम भी क्या है? सबका यहां पर सेम है। क्या है? गॉड सेव द क्वीन। सबका सेम है, ये बात जान ली। गवर्नमेंट की बात करते हैं। चलिए बच्चे, तो गवर्नमेंट क्या है? तो बच्चे गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है? एक वेस्टमिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? लंदन, यहां पर है। यानी कि इन सब की जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे इंडिया की गवर्नमेंट कहां? दिल्ली है, मतलब दिल्ली में वो सारे लोग, सारा जितना भी ऑफिशियल वर्क कहां से डायरेक्ट करते हैं? दिल्ली से। उसी प्रकार से इन सबका कहां से होता है? वो वेस्टर्न मिनिस्ट्री एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर? लंदन में, वहां से डायरेक्ट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? और ऐसी देखिए बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, चलिए आप यहां लिख लीजिएगा, मैं यहां समझा देता हूं। जैसे ओलंपिक की बात कर लीजिए, ओलंपिक्स, अगर ये लोग ओलंपिक्स में यदि खेलते हैं तो इनके लिए एक टीम होती है जिसको हम कहते हैं टीम ग्रेट ब्रिटेन। टीम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से एक टीम होती है जो इन चारों कंट्री के लिए, इन चारों जगह के लिए बनेगी, चारों कंट्रीज के लिए बनेगी, और कहीं का भी बंदा इन चारों का क्या कर सकता है? जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अलग से टीम नहीं होगी। लेकिन जो नॉर्थर्न आयरलैंड है, इसके पास में एक ऑप्शन ये है कि ये चाहे तो टीम ग्रेट ब्रिटेन में पार्टिसिपेट कर सकता है, या नॉर्थर्न इंग्लैंड चाहे, आयरलैंड चाहे तो किसमें? आयरलैंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। केवल चॉइस किसको दिया गया है? नॉर्थर्न आयरलैंड को। उसके बाद में करेंसी क्या है? मुद्रा। मुद्रा भी सबकी सेम है। क्या है? पौंड है, ब्रिटिश पौंड या स्टर्लिंग। क्या है वहां की मुद्रा? क्या है? ब्रिटिश पौंड, स्टर्लिंग, सब में सेम ही चलती है। जबकि अगर मैं डिफरेंसेस, जब मैं आपको बात बताऊं यहां पे डिफरेंसेस में क्या क्या है बच्चों, तो डिफरेंसेस में स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड में अपनी अलग भी करेंसी के, मतलब अलग नोट भी चलते हैं। उसके बाद में ये जितने भी कंट्रीज हैं ना, इनका अपना अलग से फ्लैग भी है। और जबकि ये यूके के पार्टिसिपेट होने की वजह इन सबका क्या जो फ्लैग है, एक फ्लैग तो सबका सेम है, जिसको हम यूनियन जैक के नाम से जानते हैं, यूनियन जैक। यानी कि इन सब का जो फ्लैग है वो सेम है, लेकिन इन सब के पास में अपने अलग अलग फ्लैग भी हैं।
डिफरेंसेस समझ में आ रही है आपको? तो आपने क्या करना, जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं, ये टास्क आपके लिए है गाइस, कि आपने बताना कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस। आप ये टॉपिक अपने आप से मुझे लिखकर या व्हाट्सएप पे टैग वगैरह करेंगे, देन आई विल टेल यू। ठीक है गाइस, ये कमेंट्स करके जरूर बताइए। अब हम आगे बात करने वाले हैं किसके रेफरेंस में? ईस्ट इंडिया कंपनी के रेफरेंस में बात चल रही थी। चलिए फिलहाल तो ये आपका सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक था थोड़ा। तो हमारा टॉपिक है बच्चे कि भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अब तो आपको ये तो पता चल गया बच्चे कि हम किसके बारे में, तो बच्चे ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, अब ये आपको जनरली पता चल गया ये इंग्लैंड से आई थी। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं बच्चों इंग्लैंड के रेफरेंस में, और इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, राजधानी? सर यहां की राजधानी है लंदन। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ की राजधानी होगी। अब यहाँ से एक छोटी सी कहानी सुनिए। हुआ क्या बच्चों, एक व्यक्ति यहाँ से चलता है और वो कहाँ पहुँच जाता है? भारत। सर एक व्यक्ति, ठीक, वो कहाँ से चला? इंग्लैंड से चलता है और कहाँ जाता है? भारत। और ये घटना कब की है? ये घटना है बच्चों 1597 एडी मतलब ईस्वी की, यानी कि 1597 में एक व्यक्ति क्या है, इंग्लैंड से, और कौन से रास्ते से होता हुआ? स्थल मार्ग। ये कौन सा रास्ता है? स्थल मार्ग। ऐसा सीखेंगे आप। सर इंग्लैंड का एक व्यक्ति जिसका नाम था जॉन मिडल्टन हॉल या मिडडेन हॉल, दो अलग नेम से रिप्रेजेंट। तो जनरली सर जॉन मिडल्टन जो हॉल है, राइट गाइस, सर ये व्यक्ति स्थल मार्ग से होता हुआ, यानी कि ये ब्रिटेन से चलता है और ये स्थल आते हैं, यानी कि आते हुए 1597 में कहाँ पहुँचता है? भारत आया। भारत आया तो यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे, तो ये कौन हुआ बच्चों? भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश, भारत आने वाला पहला, ये पहला ब्रिटिश है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज कौन था जो भारत आया था, तो उसका नाम था जॉन मिडल्टन हॉल। ठीक है गाइस, कब आया था? सर 1597 में स्थल मार्ग से भारत आया। जब बच्चों ये भारत आए तो इसने भारत में आके सर्वे किया, भारत में घूमा। जब ये भारत में घूमता है तो इसने क्या देखा भाई, भारतीयों के पास में तो एसेट, धन संपत्ति, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है गाइस, यानी कि भारत के पास में वो हर एसेट और संपत्तियों से भारत भरा हुआ है। ये बंदा वापस चला जाता है कहां पर? अपने देश इंग्लैंड, और इंग्लैंड में पहुंच जाता है लंदन। जाके फिर वहां के लोगों को किसके बारे में कथा सुनाता है? भारत के बारे में। ये कहता है कि मैं एक ऐसे देश से होकर आया हूं जहां पे पूरी तरह से वो समृद्ध है, हर तरह के उनके पास में फैसिलिटीज हैं और रिसोर्सेज हैं। तब जाके बच्चों होता क्या है, सितंबर 1599 में, कब की घटना है बच्चों? सितंबर 1599 में लंदन के 217 व्यापारियों ने, कितने व्यापारियों ने? जब इसने जाके बात बताई तो जो लंदन के अंदर क्या था, कुछ मर्चेंट हुआ करते थे। व्यापारी मतलब मर्चेंट। अब ये जो 217 मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, तो इन्होंने क्या था, एक योजना बनाई इसके बात पर कि एक काम करते हैं कि पूर्वी देश में, देखो भारत यहां पर है, हम इस तरह से डायरेक्शन को देखते हैं ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो भारत पूरब में है, और ये भारत के इंग्लैंड की डायरेक्शन में यहाँ पे, तो इनके हिसाब से भारत कहाँ हुआ? पूरब में हुआ। तो इन लोगों ने एक योजना बनाई कि पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने की। क्या योजना बनाई? पूर्वी देश में व्यापार करने की। इसीलिए सितंबर 1599 में लंदन के चंद व्यापारियों ने, चंद मतलब कम ही थे, 217 व्यापारियों ने मिलकर क्या किया बच्चों? एक कंपनी बनाई। एक कंपनी बनाई। अब ये जो कंपनी बनाई थी, ये कंपनी बनाई
लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई आप सबको। यानी कि आपने क्या सीखा यहां पे कि सर सितंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला स्टेटमेंट यहां से ये, अब ये जो कंपनी बनाई थी उस टाइम पर इस कंपनी का जो नाम रखा था, कंपनी के नेम के बारे में बात कर रहा हूं, तो कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का बच्चों नाम था। यानी कि सर सितंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने क्या था, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में अब एक कंपनी बना ली, किस पर्पस से कि पूर्वी देशों, भारत नहीं पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने की योजना बनाने के उद्देश्य से। और कंपनी का नाम क्या रखा गया? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम रखा गया। ठीक है गाइस, अब कंपनी बन गई। जब कंपनी बनाई गई तो इन लोगों ने जब कंपनी बनाने के लिए पैसा खर्च किया था उस टाइम पे, तो उस समय की जो कंपनी की संपत्ति थी वो थी बच्चों 3133 पॉइंट, यानी कि इतने पैसे में कंपनी शुरू की गई। ठीक है, अब कंपनी बना ली गई, लेकिन क्या था, जैसे उदाहरण के तौर पे आज इंडिया में जहां पर भी पहाड़ हैं तो वो जगह खाली पड़ी है क्या, लेकिन क्या आप अपना घर बना सकते हैं वहां पे? नहीं बना सकते। क्या करना पड़ेगा? पहले गवर्नमेंट से परमिशन, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। सेम एज इट इज, अगर पहले टाइम पे किसी को किसी दूसरे देश के साथ में व्यापार करना होता था तो उसको पहले अपने देश के सम्राट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो लोग दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर सकते थे। क्या ये बात समझ में आ गई? उसी के लिए चलिए मैं अब इसके आगे बताता हूं। अब हुआ क्या बच्चे कि व्यापार करना था, पूर्वी देशों के साथ में कंपनी बना ली गई। अब ये कंपनी तो बन गई, ठीक। अब ये कंपनी वाले क्या थे, अब ये जाते हैं यूके सम्राट के पास। किस चीज के लिए गए होंगे बच्चों? लाइसेंस, परमिशन के लिए, पूर्वी देशों के साथ में जिससे ये व्यापार कर सकते हो, इस चीज के लिए कहां जाते हैं? ये ब्रिटेन के सम्राट के पास जाते हैं। उस समय ब्रिटेन का जो सम्राट था वो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी उस समय वहां की इंग्लैंड की महारानी? एलिजाबेथ प्रथम थी। अब आपने ये भी सीख लिया यहां से कि सर ब्रिटेन के सम्राट के पास में जाते हैं, महारानी एलिजाबेथ के पास ये लोग गए, ठीक। तब इस महारानी ने क्या किया बच्चों? एक कानून पास हुआ। एक कानून पास हुआ, और ये कानून कब पास हुआ बच्चों? ये हुआ था 31 दिसंबर 1599 में, ठीक। किसने पास किया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कानून पास हुआ। कब? 31 दिसंबर 1599 में, वो भी मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि, यानी कि सर 31 दिसंबर 1599 को मध्य रात्रि में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या था बच्चों? एक कानून पास किया, ठीक है। ये जो कानून पास हुआ था, इस कानून को जो जाना जाता है वर्तमान में, इसको हम कहते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। कई दफा राजलेख की जगह मिल जाएगा चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम यानी कि 1600 ईस्वी के राजलेख के तहत या 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुआ क्या बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना।
यानी कि इसी कानून के तहत किसकी स्थापना हो गई? तो जो इस कानून के तहत क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यानी कि बच्चे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में यहां पे नाम लिख रहा हूं, जबकि उन लोगों ने कंपनी का नाम क्या दिया था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। वो जो नाम है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राचीन नाम है। ये जो नाम है ना, ये वाला ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्चुअल में ये नाम जो रखा गया था 1833 के अधिनियम के अनुसार। यानी कि आप आगे सीखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और ये जो वर्तमान नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये नाम तो इस सन में आगे पड़ा 1833 में, लेकिन हम जर्नली किस नाम से जानते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। इसीलिए शॉर्ट में पढ़ लें हम लोग, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या सीख लिया कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई बच्चों? 31 दिसंबर 1599 में हुई, और अगली सुबह क्या होगी? 1600 ईस्वी में। तो कई दफा आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो जर्नली में क्या आ सकता है उसका आंसर? 1600 ईस्वी भी आ सकता है, या फिर 31 दिसंबर 1599 में। किस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो 1600 ईस्वी के राजलेख के तहत, या फिर 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर क्वेश्चन आ सकता है आपसे फैक्चुअल कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। हुआ क्या बच्चे कि ये जो कानून था, कौन सा वाला कानून? 1600 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। यहां से समझो, ये जो कानून था, अब इस कानून में कुछ प्रोविजन बनाए गए, कुछ प्रावधान किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए। नंबर 1, जैसे प्रारंभ में पूर्वी देशों के साथ, प्रारंभ में पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष की इजाजत मिली व्यापार करने की। यानी कि प्रारंभ में क्या हुआ था? पूर्वी देशों के साथ ये कंपनी वाले कितने साल तक व्यापार कर सकते थे? 15 वर्ष तक व्यापार। और वो भी व्यापार किस चीज का याद रखेंगे? मसालों का। यानी कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने समय की इजाजत मिली थी पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने की, तो 15 ईयर्स, 15 सालों की परमिशन मिली थी। और वो भी किस चीज का व्यापार करने की? जर्नली मसालों का व्यापार करने की। ठीक है, इस एक दो कानून तो ये बनाए गए। उसके बाद में नेक्स्ट कानून क्या बनाया गया? इसमें इस कंपनी की देखरेख करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, यानी कि आयोग। यह आयोग क्यों बना? ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करने के लिए सर एक आयोग बनाया गया। और इस आयोग को किस नाम से जाना जाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हिंदी में कहेंगे निदेशक मंडल। यानी कि सर कंपनी की देखरेख करने के लिए कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, जिसका क्या नाम रखा बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशक मंडल। और ये जो निदेशक मंडल था बच्चों, इस निदेशक मंडल में एक था निदेशक, यानी कि हेड। एक था बच्चों इसके अंदर उपनिदेशक, वाइस हेड, और इसी में थे 24 अन्य मेंबर, अन्य सदस्य। टोटल कितने थे बच्चों? 26 सदस्य। यानी कि आपने क्या सीखा? सर 26 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम ये था कि जब ये कंपनी वाले पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने के लिए जाएंगे तो इनके लिए किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, ये सारे नियम कानून किसके द्वारा बनाए जाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। क्या यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई? यानी कि अब इस तरह से पूरी तरह से क्या हो गई बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। स्थापना कब हुई है बच्चों? 1600 ईस्वी में। यहां से एक चीज और याद रखें, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कहां पर, इंडिया में हुई कि इंग्लैंड में हुई है, तो ये इंग्लैंड में हुई है, इंडिया में नहीं हुई। बात समझ में आ गई यहां से?
दूसरी चीज यहां से ये समझ में आनी है आपको कि प्रश्न आता है आपसे कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में कौन सम्राट था? तो उस समय भारत का सम्राट था अकबर, जिसका टाइम था 1556 से 1605 तक। जबकि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन है वो लिखाया था 1608 और किसके समय में? जहांगीर के समय में। ये कहानी वापस रिपीट करूंगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना उस चीज में। अब आपको ये पता चलेगा जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1600 ईस्वी में और अकबर कब तक रहा था? 1605 तक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अब इस तरह से बच्चों क्या बन जाती है आपका? अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट पॉइंट पे। ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए गाइस, आइए देखते हैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रेफरेंस में। अब यहां से क्या समझ में आया आपको कि सर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो कब हो गई? 1600 ईस्वी में स्थापना हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट, फिर कुछ दिनों बाद क्या था बच्चे? इन्होंने अपना पैकिंग वगैरह की होगी, हाँ भाई चलो अब कहां चलना है? पूर्वी देशों के साथ में मसालों का व्यापार करने के लिए जाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आज स्थापना हुई कल को चले गए होंगे, तो टाइम लगा होगा। क्या टाइम लगा उसके बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, बच्चों ये एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये एशियन कंट्री है। ठीक है बच्चों, एक देश है सर इंडोनेशिया और जिसकी राजधानी है जकार्ता। जकार्ता। चलिए अपने आप चेक कर लेना बच्चे, मेरी हिंदी थोड़ा सा खराब है। ठीक है, और ये जकार्ता जो राजधानी है वो है जावा द्वीप पर। अब आप सर ये सर्कल क्यों बनाए हैं आपने? बच्चे सर्कल इसलिए बनाए क्योंकि इंडोनेशिया एक्चुअल में जैसा भारत है ना इस तरह से नहीं है। जैसा हम देखते हैं बच्चे जनरली कि जब हम भारत के रेफरेंस में बात करते हैं, ठीक लाइक दैट इज भारत का मैप है, जबकि इंडोनेशिया ऐसा नहीं है। इंडोनेशिया ऐसा मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में जगह जगह टुकड़े पड़े हुए हैं जमीनों के, जिसको आप क्या कहते हो? द्वीप। बात समझ में आ गई? द्वीप क्या होता है बच्चे? जिसके चारों तरफ से क्या होता है? पानी होता है। तो ये क्या है ना, ऐसे मान लीजिए 17,000 कितने 17,000 प्लस द्वीपों से मिलकर बना है कौन? आपका इंडोनेशिया। समझ में आ गया यहां से? तो आपको ये बात सीखी आपने सर इंडोनेशिया की चीज से। एक्चुअली तो इंडोनेशिया कोई कंप्लीट कंट्री नहीं है उस तरह से, उसके पास में कोई बड़ा भूभाग नहीं है। उसके बाद छोटे छोटे आइलैंड, और कितना आइलैंड है? 17,000 से भी ज्यादा आइलैंडों से मिलकर बना इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी जावा द्वीप पर है, जकार्ता। और जावा द्वीप इस देश का सबसे बड़ा कंट्री वो भी है, सिटी भी है। चलिए एक्चुअली यहां गए क्यों? पहली बात, क्योंकि इंडोनेशिया क्या था बच्चों? ये है मसालों का देश। ठीक, इसको मसालों का देश कहते थे उस टाइम पे क्योंकि सबसे ज्यादा मसाले इंडोनेशिया के पास में थे। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली समुद्री यात्राएं, पहली समुद्री यात्राएं किस देश के लिए हुई बच्चों? इंडोनेशिया के लिए। तो प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली समुद्री यात्राएं किस देश के लिए की थी? इंडोनेशिया के लिए। और ये की कब है? ये बच्चों की है 1601 से लेकर 3 के आसपास में। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के पश्चात सबसे पहली समुद्री यात्राएं 1601 से लेकर 1603 के दरमियान हुई। और ये कहां के लिए हुई थी बच्चों? इंडोनेशिया की। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले पूर्वी देशों में कहां पर पहुंची? इंडोनेशिया पहुंची। ठीक है गाइस, अब आप एक बात सोचेंगे, इंडोनेशिया जाते थे, यहां से सामान खरीदा, सामान खरीद के वापस नाव के द्वारा वापस इंग्लैंड आते थे। इस प्रोसीजर में काफी महीने लग जाते थे।
ऐसा तो है नहीं उनके पास में बुलेट ट्रेन थी, यहाँ पर आए फौरन से पहले वापस चले गए। तो जब ये जाते होंगे तो तब इन्हें क्या होगा, यहाँ पे एक देश दिखाई देता होगा, यहाँ पे एक देश दिखाई देता होगा, यहाँ से बोटें गुजर रही, क्योंकि बच्चे इंडिया है यहाँ पर, इंडोनेशिया हमारे इंडिया के इधर आ गए, सपोजेड इंडिया यहाँ पर है तो इंडोनेशिया यहाँ पर है, ये ऐसे मान लो, ठीक। तो जब ये रास्ते में वापस जाते होंगे तब ये देखते होंगे, ओ माय गॉड वो है भारत वहाँ पे, आपस में बोट में जिक्र करते हैं, चलो एक दिन यहाँ भी जाएंगे हम, समझ रहे हैं यहाँ से, लाइक दैट इज। तो उसके पश्चात हुआ क्या, चलिए तो अब देखते हैं बच्चे कि ये लोग भारत कैसे और कब पहुंचे। इधर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ये था बच्चों कि अब हुआ ये 1603 में जो इंग्लैंड का जो महारानी थी उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। और 1603 में इंग्लैंड का जो सम्राट है, अब वो सम्राट बनता है जेम्स प्रथम, यानी कि 1603 में इंग्लैंड का सम्राट कौन बन गया, जेम्स प्रथम। तो जो जेम्स प्रथम ने, अब इस बंदे ने क्या किया, एक फरमान भेजा, कहां के लिए, भारत के लिए। यानी कि जेम्स प्रथम क्या काम करेगा, फरमान भिजवाएगा, एक खत भेजेगा, खत भेजेगा कहां के लिए, भारत के लिए। और भारत का जो सम्राट था कौन, अकबर, कब बना था ये, 1556 से लेके 1605 तक रहा था, ठीक है। अब हुआ यहां से, अब क्या कहानी आती है वो सुनेंगे। इस जेम्स प्रथम का देखिए, इसका फरमान लेके, किसका फरमान लेके, जेम्स प्रथम का फरमान लेके जाता है कौन, उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए फरमान लेके पहुंचा एक बंदा यहां, और यहां पर कौन सा देश है बच्चों, भारत, ऐसा मानते हैं। जेम्स प्रथम ने अपना फरमान भेजा था ना भारत के लिए, अब भारत किसके नाम से खत भेजा, अकबर के नाम से। तो यहां पे क्या होती है बच्चों, कुछ बोट अब जाएंगे कहां के लिए, भारत के लिए। तो यहां पर इस तरह से 13 नाव जाती हैं, कितनी, 13 नाव, 13 नाव का एक ग्रुप मिल के आता है कहां पर, भारत आता है बच्चों। अब इसमें से कौन आता है, विलियम कैप्टन हॉकिंस, या फिर ऐसे याद रखेंगे कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस हिंदी में, ओ माय गॉड। चलिए, तो कैप्टन हॉकिंस क्या काम करता है, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, उसका क्या बनकर आया, ये किसका दूत बनकर आया, जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया। वो खत लेकर जा रहा है भारत को, किसके नाम से लेकर जा रहा है खत, अकबर के नाम से, ठीक है गाइस। तो कैप्टन हॉकिंस अब ये जब भारत आता है तो भारत पहुंचता है 1608 में पहुंचा, 1608 में। एक्चुअल में चले 1608 में थे, एक बात समझेंगे यहां से, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि अब तक भारत का जो सम्राट है वो मर चुका है, कि नया सम्राट आ गया। इसीलिए जेम्स प्रथम ने जो खत लिखा था वो किसके नाम, अकबर के नाम। क्लियर हुआ यहां से, यानी कि खत तो लिखा गया है अकबर के नाम से, लेकिन अब लेकर जाने वाला बीच वाला बंदा कौन है, ये आपने भी खत भेजे होंगे, तो ये आपका बिचौलिया समझ लो, कैप्टन हॉकिंस। अब ये पहुंचे हैं 1608 में, ठीक है गाइस। तो कैप्टन हॉकिंस, या फिर ये कह दीजिए कैप्टन हॉकिंस प्रथम व्यक्ति था जो जल मार्ग से भारत पहुंचा, प्रथम व्यक्ति जो जल मार्ग से भारत पहुंचा। तो जल मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1608 में भारत पहुंचा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब बनी है ना, उसके टाइम पे तो नहीं बनी थी, मिडलटन के टाइम पे। तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यक्ति, ईस्ट इंडिया का कंपनी का प्रथम व्यक्ति भी आप कौन था, कैप्टन हॉकिंस, जो भारत पहुंचा। स्थल मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति भी कौन है, कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 में भारत पहुंचा था। और भारत में कहां पहुंचा बच्चों, ये पहुंचा यहां पे, और ये जो जगह है याद रख लो, इसका नाम है सूरत। और सूरत कहां पड़ता है, गुजरात। चलिए, यानी कि पहला अंग्रेजी बेड़ा, प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बेड़ा था, बेड़ा का मतलब है ये ग्रुप नाव का, ये भारत जो पहुंचा वो कब, 1608 में। कहां पर पहुंचा,
सूरत में पहुंचा। समझ में आ गया यहां से? चलिए आगे बात करते हैं। अब ये क्या लेकर आया? खत लेकर आया है। किसका खत? जेम्स सम्राट का। उसके बाद में अब ये क्या काम करता है बच्चे? ये मिलता मुगल शासक से, और मुगल शासक उस समय कौन था? जहांगीर से मिला। कब मिला होगा बच्चे? तो ये मिला था 1609 में, यानी कि 1608 में पहुंचा, लेकिन जहांगीर से मुलाकात कब होती है? 1609 में। अब लाकर इसने खत दे दिया किसको? जहांगीर को। ठीक, तो कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए, 1608 में आते हैं। उसके बाद में कुछ दिन रुकने के बाद में जहांगीर से मुलाकात करने का मौका मिला। कब? 1609 में। जब 1609 में उससे मिला कैप्टन हॉकिंस, सीएच का मतलब समझ लेना बच्चे, विलियम कैप्टन हॉकिंस, सीएच जहां भी लिखो कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस क्या काम करता है? जहांगीर से जब मिलता है, एक तो फरमान देता है लाके जहांगीर को, और साथ साथ में जो बात करता है, तो वो जो बात करता है ना बच्चे, तो वो बात करता है इससे तुर्की में प्लस फारसी में। यानी कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है? तुर्की और फारसी में। जहांगीर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोले एक तो अंग्रेज है, ऊपर से इसको तुर्की भी आती है, फारसी भी आती है। बड़ा खुश होता है जहांगीर, और खुश होने की वजह से जहांगीर क्या काम करता है? इसको 400 का मनसब देता है। ये 400 का मनसब किसको दिया? जहांगीर ने 400 का मनसब दिया कैप्टन विलियम हॉकिंस को, उसकी बात से खुश होकर, क्योंकि उसने किस लैंग्वेज में बात की थी? तुर्की प्लस फारसी में। सर ये 400 का मनसब क्या है? मनसब का मतलब है समझ लें 400 सैनिकों की टुकड़ी। समझ में आया यहां से? यानी कि 400 सैनिक दिए। एक बात तो ये सीखी। दूसरा क्या था? एक टाइटल भी दिया, उपाधि जिसको हम कहेंगे। अब उपाधि क्या थी? इंग्लिश खां। या इंग्लिश खान। तो इंग्लिश खां की जो उपाधि है कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने दी थी, ये भी याद रखेंगे। और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। हॉकिंस कहते हैं जहांगीर से, चलो ये सैनिक वैनिक ठीक हो गए, आपने नाम दे दिया, अच्छी बात है, पहले सुन तो लो मैं आया क्यों। फौरन से पहले तो खत निकाला, बोले लो ये लो खत रखो। खत किसका था? वो जेम्स प्रथम का। उसने पढ़ा डियर अकबर, क्यों? क्योंकि अकबर के नाम से आया था। लेकिन पढ़ कौन रहे हैं? जहांगीर पढ़ लें। तो उसमें लिखा हुआ था कि हमें क्या चाहिए? आपके यहां से हमें व्यापार करने की इजाजत चाहिए। जहांगीर ने कहा इतनी छोटी सी बात है, चलिए इस पर हम सोच विचार करते हैं और आपको जरूर इजाजत देते हैं। तो जहांगीर क्या काम करता है बच्चों? 1611 में अनुमति देता है, परमिशन दे दी। कब? 1611 में परमिशन दी। किस चीज की? कि ये लोग क्या करें? भारत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर लें। अब ये व्यापारिक कोठी, कारखाने, फैक्ट्री क्या होती है? ऐसा मान लीजिए इनको एक गोदाम चाहिए था सामान रखने के लिए, तुम्हारे यहां से इंडिया से सामान खरीदेंगे, ठीक, यहां से धनिया पुदीना वगैरह जो ये खरीदेंगे, खरीदने के बाद में कहीं पर रखेंगे, रखने के बाद वहां पे बोरे बनाए जाएंगे, बिल्टी करी जाएगी, तब तत्पश्चात उसको कहां पे भेजेंगे? नाव के द्वारा समुद्री मार्ग से इंग्लैंड। ऐसा तो है नहीं आज खरीदा चल भी लेके चला जा तू, क्योंकि जो बंदा आज जाएगा वो 3 महीने में पहुंचेगा, 4 महीने बाद वापस आएगा। समझ में आया यहां से? तो याद रखेंगे। तो उस चीज के लिए जो परमिशन थी वो कब मिली? 1611 में अनुमति मिल गई। किसने दी? जहांगीर ने। लेकिन उस समय इंडिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल में यहां लोग थे, व्यापारी जो बाहर के थे, वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो बच्चों हुआ यहां से ये कि पुर्तगालियों के कहने पर पुर्तगालियों ने कहा अगर आप अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति देंगे तो हम आपको 3-5 कर देंगे। जहांगीर ने कहा भाई गलती हो गई, माफी चाहते हैं, जो इजाजत हमने आपको दी है वो इजाजत वापस। और इनके वजह से, पुर्तगालियों की वजह से क्या होता है, वो 1611 में जो परमिशन या अनुमति मिली थी वो क्या हो गई बच्चों? कैंसिल हो गई। समझ में आ गई यहां से? एक बात फिर से, सर कैप्टन हॉकिंस बात करता है तुर्की और फारसी लैंग्वेज में जहांगीर से, जहांगीर खुश होकर 400 का मनसब, उसे इंग्लिश खां का टाइटल देता है और 1611 में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाजत भी दे देता। लेकिन पुर्तगालियों के विरोध करने के कारण जो अनुमति मिली थी वो कैसी हो जाती है? रद्द हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। बड़ा खतरनाक पढ़ाया मैंने, समझ रहे हैं आप? हाँ, थैंक यू। चलिए गाइस आगे बात करते हैं। अब आपने यहां से क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट, ओ माय गॉड। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां से हम सीखने वाले हैं। हुआ बच्चे ये कि फिर 1611 में अब अंग्रेजों को गुस्सा आ गया। जब उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों के कहने पर जो परमिशन मिली थी व्यापार करने की वो कैंसिल हो गई। जब वो परमिशन कैंसिल हो गई तब 1611 में स्वाली का युद्ध हुआ। स्वाली का जो युद्ध हुआ बच्चों ये है गुजरात में। कहां पर युद्ध हुआ था ये? 16 क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था, तो 1611 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ ये याद रख लेंगे। अंग्रेजों के बीच में हुआ था और पुर्तगालियों के बीच में। इसमें क्या होता है, पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। समझना ये यहां से। जब इसमें अंग्रेज, देखिए अंग्रेज जीत गए और पुर्तगाली हार गए, तो पुर्तगाली जब हारे तो ये बहुत बड़ी बात थी, इनकी एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पुर्तगालियों को हराना इट इज नॉट अ पॉसिबल, इट्स नॉट टू चाइल्ड प्ले। तो पुर्तगालियों को हराना इजी नहीं था, यानी कि बहुत टफ था। इसीलिए जब मुगलों को यह पता चला कि अंग्रेजों ने किसको हरा दिया, पुर्तगालियों को, फिर तो कॉलर उनका ऊपर, किसका? मुगलों का भी और अंग्रेजों का भी। तत्पश्चात क्या हुआ बच्चे यहां पे कि 1613 ईस्वी में, एडी का मतलब होता है ईस्वी, तो 1613 ईस्वी में क्या होता है बच्चों, यहां पे परमिशन मिल गई। परमिशन को हिंदी में कहेंगे इजाजत, अनुमति। अब अनुमति मिल गई किसकी? स्थायी रूप से व्यापारिक कोठी स्थापित करने की। जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स समझ लेंगे कि उनको देखिए परमानेंटली वो क्या काम कर सकते हैं, यहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, इंडिया में गोडाउन्स ले सकते हैं, जिससे वो क्या करें, यहां पे डिपोट वगैरह ओपन कर सकते हैं। यानी कि स्थायी रूप से व्यापारिक कोठी। कोठी का मतलब समझ लीजिए बच्चे, कारखाना या फिर गोदाम, जो सामान रखने के लिए उस टाइम पर उसके लिए क्या लफ्ज यूज होता था, कोठी। ठीक। अब यहां से कुछ जर्नली कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए जबकि पहली ब्रिटिश कोठी 1608 में ओपन। इस लाइन का क्या मतलब है बच्चे? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो भारत में स्थापित की थी वो आते के साथ ही कर ली थी 1608 में। कहां पे? सूरत में। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कारखाना कब स्थापित किया था? 1608 में। कहां पर? सूरत में किया था। लेकिन ये स्थायी नहीं था, क्योंकि स्थायी परमिशन तो 1613 के बाद में मिली है। अब सूरत पड़ता उत्तरी भारत में। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपसे कि पहली ब्रिटिश कोठी 1611 में, कब? 1611 में। कहां पर? मसूली पट्टम, यस का नाम है मछली पट्टम, और ये कहां पड़ता है? एपी, आंध्र प्रदेश। चलिए इसको समझ लेंगे। ये कहानी क्या, देखिए याद रखेंगे, पहली ब्रिटिश कोठी, ये भी और ये भी, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये दक्षिण भारत की पहली है और ये उत्तर भारत की पहली है। और यदि वो सिंपल पूछ ले कि अंग्रेजों की पहली कोठी कब और कहां स्थापित हुई, तो 1608 सूरत में। और इस केंद्र भी किसको बनाया? इसी को केंद्र बनाया। सर केंद्र का क्या मतलब है? वो धनिया पुदीना वगैरह जो खरीदते थे इंडिया से, तो वो भारत के अलग अलग स्टेट से खरीदते थे, सबको लाकर सूरत में रखा जाता था, वहां से उनको पैकिंग करके नाव में रख के अपने घर ले जा करते थे। समझ गए? ओके। नहीं समझे तो और अच्छी बात है, सब लोग ऑफिसर बन जाएंगे तो फिर और भी बहुत सारे काम है, उनको कौन देखेगा। चलिए फिलहाल यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब इसी तरह से धीरे धीरे क्या था, अब इन्होंने, अंग्रेजों ने भारत में अपने कदम जमा लिए। किसने कदम जमा लिए? जी, अंग्रेजों की बात चल रही है।
आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। अगला स्टेटमेंट, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या था बच्चे के भारत के कई क्षेत्रों पे क्या, जैसे जिस भी बच्चे का आरओ का पेपर अगर आ रहा हो, चलिए एक बात समझ लेंगे बच्चे, वो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि मैं अगर आरओ का जिन जिन बच्चों का पेपर होगा तो मैं स्पेशल उनका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन शीट बना दूंगा 200 क्वेश्चंस की, जिसमें से 100 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होगी कि क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और एक चीज़ और बच्चे, देखिए जो बच्चे कहते हैं सर लाइव मॉर्निंग में और इवनिंग दोनों टाइम पर आप लाइव आइए, तो आप पहली चीज़ ये, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आपको फिर एक टास्क है। टास्क बच्चे ये है, क्योंकि YouTube की अपनी कुछ उसके प्रिंसिपल है, कुछ कंडीशन है। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, लाइव वीडियो नहीं पढ़ा सकते हैं। समझ में यहां से? अभी आपके ऊपर देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सपोज एट हर वीडियोस को 200-300 लोग देखते हैं आप लोग, आप सबके घर में 2-2, 3-3, 4-4 फोन एक जर्नल बात है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में हर एक फैमिली में 2-3 फोन होते ही हैं। सही बात है, 2-3 फोन है। तो आप क्या काम करें मेरे लिए, अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो तीनों फोन में यूट्यूब में जाएं और वहां पे लिखे फाउंडेशन स्टडी हब चैनल का नाम और जाकर सब्सक्राइबर कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कल इवनिंग तक 1000 के कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और परसों से क्लास हमारी लाइव आ जाएगी। अब ये मुझे देखूंगा आज में कि कितने लोग ये वीडियो को देखेंगे, और देखने के पश्चात देखिए जरूरी नहीं है आपकी फैमिली में 3-4 फोन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं वो नहीं कर रहे, उनका फोन लेके 1 मिनट का काम है, कोई शॉपकीपर है, कोई फ्रेंड्स है। इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो 1000 सब्सक्राइबर 2-3 दिन में हो जाएंगे। चलिए, तो आई होप कल शाम तक 1000 हो जाएंगे, तो परसों से फिर हम लाइव शुरुआत करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब कितने लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टास्क, और कोई टफ नहीं है। 4-5 फोन घर में, हर एक बंदे के घर में 4-5 फोन है, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। 10 मिनट का टाइम निकाल कर बोलिए, कराइए डायरेक्टली। ठीक है, चलिए गाइस, तो एक टास्क आपके लिए था। आगे बात कर रहा हूं मैं किस पे, ब्रिटिश पे। तो ब्रिटिश ने क्या किया बच्चों, देखिए इस जगह का नाम है आपका बंगाल, इस जगह का नाम है मद्रास, और बच्चे इस जगह का नाम है बंबई। चलिए, राइट। तो बच्चे होता ये था, तो जब धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या काम कर लिया कि भारत में बंबई, मद्रास और बंगाल पे अधिकार कर लिया। ये बहुत काफी समय की बात है। उसके बाद में फिर यहां पे क्या किया गया बच्चों, गवर्नर नियुक्त किए गए, जिनको राज्यपाल कह सकते हैं। यहां पर अपना अलग गवर्नर बनाया गया, यहां का भी एक गवर्नर बनाया गया। ठीक, चलिए। अब होता क्या है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कानून कौन बनाता था, एक बोर्ड बनाया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य शामिल थे। वही जो लोग थे 26 कैंडिडेट्स, वो लोग क्या काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस वही लोग बनाते थे। लेकिन अब एक नया कानून आया। कानून का क्या नाम था बच्चे, 1726 का राजलेख। और इस कानून के तहत क्या हुआ बच्चों, इस कानून के तहत बंबई, मद्रास और बंगाल, ये कलकत्ता नाम लो, एक ही बात है। तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता, या बंबई, मद्रास और बंगाल, यहां के जो गवर्नर थे, जी का मतलब गवर्नर, ठीक है। यहां के जो गवर्नर थे, इन गवर्नरों को विधि बनाने का अधिकार। अभी कुछ को समझ में नहीं आया होगा, आप ऐसे समझे, ये कहानी ऐसा समझ में आएगी कि सर हुआ ये, अंग्रेजों ने, ठीक, घटना देखियो 1726, 1608 में आए थे, 100 साल हो गए हैं यहाँ पे, समझ आ रहा है यहाँ से। तो इन 100 ईयर्स में या 100+ ईयर्स में क्या हुआ, अंग्रेजों ने सर भारत में काफी जगह पर अपना उन्होंने क्या था, अधिकार कर लिया। जैसे सर बंबई हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया।
और इन जगह पर क्या थे, अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। और यहाँ पे एक जो गवर्नर होते थे वो देखभाल करते थे, यहाँ का ये बंबई को चलाएगा, ये मद्रास को और ये बंगाल को। लेकिन यहाँ के लिए जो नियम कानून या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा वो अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल के हाथों में कानून बनाने का अधिकार था। इस कानून के तहत पहली बार बंबई के गवर्नर को, मद्रास के गवर्नर को और कलकत्ता या बंगाल के गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया कि बंबई का गवर्नर चाहेगा तो अब बंबई के लिए कानून बना सकता था, मद्रास का गवर्नर मद्रास के लिए कानून बना सकता था, कलकत्ता का गवर्नर कलकत्ता के लिए। सभी डिपार्टमेंट्स में नहीं, लेकिन काफी रूल्स की पावर इनको यहां पर मिल गई। के बात समझ में आ गई? तो किस अधिनियम के तहत बंबई, मद्रास और कलकत्ता के गवर्नरों को अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला? 1726 के राजलेख के तहत। जब बच्चे ये कानून पास हो गया, जब ये कानून पास हो गया, तत्पश्चात क्या हुआ कि अब इस कानून के बनने के पश्चात में इन लोगों के पास में पावर आ गई और इन्होंने धीरे धीरे क्या था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और जबकि ये घटनाएं आप लोग पढ़ रहे हैं, उस समय भारत में जो गवर्नमेंट थी वो मुगलों की गवर्नमेंट थी। भारत में किसकी गवर्नमेंट थी? मुगल सम्राट थी। अब मुगलों की गवर्नमेंट थी तो धीरे धीरे इन लोगों ने मुगलों के साम्राज्यों में या फिर जो अलग छोटे मोटे जितने भी राज्य थे, जैसे मान लीजिए मराठा साम्राज्य हो गया, सबके जितने भी अलग राजपूत वगैरह शासक थे, तो इनके कामों में भी दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, धीरे धीरे भेदभाव बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा। एक टाइम गाइस ऐसा आया कि अब अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ऊंचे लेवल पर हो चुका था। ठीक, उसके बाद में इन्हीं सारी घटनाओं की वजह से अब आगे हमें क्या मिलेगा? ठीक, तो चलिए इनका अत्याचार कहां से कहां किस लेवल तक पहुंचेगा तो वो मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूं। फिर जाके बच्चे क्या होता है कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। प्लासी का जो बैटल होता है उसी युद्ध में अंग्रेजों के बीच में और भारतीयों के बीच में हुआ, और उस युद्ध के साथ ही भारत में क्या होता है बच्चों, ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। और उससे आगे के लिए फिर आपका एक नया कानून बनकर आएगा निकल के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसी से आप पढ़ते हैं, जिनको जर्नली जिन लोगों ने पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम यहाँ से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, फिर 1781 का, 1784 का जो अधिनियम आप पढ़ते हैं, 1909 मार्लिमेंटो सुधार या 1935 का अधिनियम, फिर उधर वहाँ से आर्टिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।